अब तक आपने सुना कि भैरव सुमन को खाना खिलाता है, पर सुमन को कुछ भी नहीं होता। दामिनी को उसके बिस्तर के नीचे एक फूस की गुड़िया सुई चुभी हुई मिलती है, ठीक वैसी ही जैसी उसने आभा के घर में देखी थी। राघव भैरव को एक बैरागी के बारे में बताता है जो आदिवासियों से उनकी बात करा सकता है। भैरव को दामिनी की खिड़की में वही लाल आंखें दिखाई देती हैं। अब आगे। भैरव एक लकड़ी के खंबे पर खड़ा था। उस खंबे पर उसके दोनों पैर भी ठीक से नहीं आ रहे थे। भैरव ने अपने चारों तरफ देखा तो जहां तक उसकी नजर जा रही थी वहां तक सिर्फ पानी था। वो समुद्र के बीच में खड़ा था, पर समुद्र का पानी भैरव को छू नहीं पा रहा था। लहरों का गुस्सा बढ़ते बढ़ते एक तूफान सा बन गया। भैरव ने नीचे देखा तो लहरें अब उसके पैर तक उठ रही थीं, पर अब भी भैरव बचा हुआ था। अचानक उसे नीचे पानी में तैरता हुआ एक शरीर दिखाई दिया। उसके काले घुंघराले बाल पानी पर चादर की तरह फैले थे। भैरव उसके बाल देखते ही पहचान गया। दामिनी। भैरव खंबे से दामिनी की तरफ कूद गया, पर उसने देखा कि दामिनी उसे ही देख रही थी। अचानक उसकी आंखें एकदम से लाल हो गईं। ये वैसी ही आंखें थीं जो हर वक्त भैरव का पीछा करती थीं। उनसे निकलती तेज लाल रोशनी के कारण एक पल को भैरव की आंखें बंद हो गईं, और जब उसने अपनी आंखें खोली तो दामिनी का शरीर वहां से गायब हो गया। पर भैरव तेजी से समुद्र की तरफ गिर रहा था। वो चाहकर भी वापस खंबे पर नहीं जा सकता था। भैरव को लहरों ने अपने अंदर समा लिया। भैरव सांस भी नहीं ले पा रहा था। वो हाथ पैर मार रहा था, पर उसके हाथ पैर जैसे लोहे के बन गए थे। वो समुद्र में डूबता जा रहा था कि अचानक भैरव की आंख खुल गई। एक और सपना। वो समझ गया, कल राजकुमारी की खिड़की पे जो लाल आंखें दिखी थीं, इस सपने का उन्हीं आंखों से कुछ तो लेना देना है। न जाने ये सपने और ये लाल आंखें उसका पीछा कब छोड़ेंगे। भैरव उठा और सुबह सुबह ही पहाड़ी के पीछे वाले आश्रम के लिए निकल गया। पहाड़ी के पार जाने के लिए बीच में जंगल का भी एक हिस्सा पड़ता था। भैरव का दिमाग दामिनी की तरफ था। वो जानता था कि कल रात दामिनी ने उसके सामने सोने का नाटक किया था। उससे पहले आखिर दामिनी के कमरे में कौन था और वो किससे बातें कर रही थी, और वो भैरव से ये बात क्यों छुपा रही थी कि तभी अचानक भैरव को पेड़ों में सरसराहट सुनाई दी। भैरव सतर्क हुआ। पेड़ों की परछाई में कुछ तो था। उसने घोड़े की टाप सुनी तो देखा एक चोला पहने औरत घोड़े पे सवार जंगल की तरफ जा रही है। भैरव ने ध्यान से देखा, घोड़ा तो राजकुमारी दामिनी का था। वो इस वक्त यहां जंगल में क्या कर रही थी? भैरव ने उसका पीछा करना शुरू किया। बादल समझदार था, उसे पता था कि आवाज नहीं करनी है। वो उसी हिसाब से दामिनी के घोड़े के पीछे चल रहा था कि अचानक पेड़ के पीछे से एक शेर निकला और राजकुमारी दामिनी के घोड़े के सामने आकर रुक गया। राजकुमारी दामिनी घोड़े से उतर के शेर की तरफ बढ़ने लगी। भैरव के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। भैरव दामिनी की तरफ भागा और उसका हाथ पकड़ के शेर के पास जाने से रोका। दामिनी भैरव को वहां देख के डर सी गई। शेर भैरव को देखते ही वहां से भागा, पर दूसरी तरफ से एक आदमी ने उसे घेर लिया। आदमी के हाथ में सिर्फ एक लाठी थी, पर फिर भी शेर उसे देख के डर रहा था। वो आदमी उस शेर की तरफ बढ़ा और उस लाठी से उसने शेर को छुआ। वो शेर अचानक देखते ही देखते एक औरत बन गया। भैरव ने देखा कि वो औरत कोई और नहीं बल्कि महामंत्री की पत्नी आभा है। भैरव हैरान था। भैरव को एहसास हुआ कि उस दिन जंगल में भी यही शेर बनके उन लोगों को आदिवासियों की सीमा में ले गई थी। वो उस दिन आदमी से डरी हुई थी, पर वो आदमी देखने में बिल्कुल साधारण सा था। दुबला पतला बदन, उस पर एक पतली सी साफ धोती और मुंह पे हल्की दाढ़ी, बड़ी सी मुस्कान और दो चमकती हुई आंखें। उसकी उम्र भी ज्यादा नहीं थी, शायद 30 के आसपास। हाँ भाई, कौन हो? क्या चाहिए? और क्यों परेशान कर रही हो इस कन्या को? ये तुम्हारा मामला नहीं है गुरु, तुम इससे बाहर रहो। भैरव की नजर आदमी पर गई। ये है गुरु। वो दोनों आपस में ऐसे बात कर रहे थे जैसे भैरव और दामिनी वहां थे ही नहीं। अच्छा, मेरे सामने अगर कोई हमला होगा तो वो मेरा मामला कैसे नहीं है? तब तक दामिनी भैरव से हाथ छुड़ा के आगे बढ़ चुकी थी। हेमंत एक घटिया आदमी था। उसने जो किया था उसे उसकी सजा मिली। अब हमारे पीछे क्यों पड़ी हो? आभा घुर्राई और उल्टी होकर पेड़ पर मकड़ी की तरह चढ़ने लगी। घटिया तो तू और तुझ जैसे लोग हैं।
जो दूसरों के दुख पर अपने महल बनाते हैं। घटिया तो वो महामंत्री है जो अपनी बेटी की उम्र की लड़की को अपनी हवस का शिकार बनाता है और फिर उसे शादी का इज्जतदार चोला पहना देता है। देखो, मैं जानती हूं तुम्हारे साथ गलत हुआ है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसका बदला हमसे लोगी। मेरे बदले के रास्ते में तो सबसे बड़ा कांटा तेरा ये तेजस्वी है ना, एक क्रूर हंसी। पर अब मेरा बदला जरूर पूरा होगा, जरूर होगा, क्योंकि जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। एक को मारेगा पर 3 मरेंगे। आभा हंसती हुई एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदी और जंगल में गायब हो गई। भैरव दामिनी की तरफ भागा। पागल हो गई हो? यहां अकेले क्या कर रही हो? मैं पागल हो गई हूं कि तुम पागल हो? आज मैंने आभा को पकड़ ही लिया था। अगर तुम ना आते तो मैं ना आता तो वो तुम्हें मार देती। अच्छा, एक तुम ही तो हो जो सबको बचाने के लिए पैदा हुए हो। तुम्हारे आने से पहले भी लोग जी रहे थे भैरव। हर जगह तुम्हें अपनी टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। दामिनी, क्या हो गया है? तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा? तुम्हें क्या हो गया है? मैं अपना ख्याल रख सकती हूं, ये बात तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रही? मैं यहां कुछ सोच कर आई थी। मुझे आभा को बस ये सुंघाना था। दामिनी ने अपनी कमर में लटकी एक पोटली दिखाई। उसके बाद वो बेहोश हो जाती और हम उसे पकड़ लेते। गुरु को भी मैंने बुलवाया था, पर तुमने यहां आके सब खराब कर दिया। तुम यहां क्या कर रहे हो? मेरा पीछा? भैरव ने दामिनी को देखा और फिर गुरु को। पर मैं तो आश्रम जा रहा था गुरु से मिलने। चलो, तो ये अच्छा हुआ तुम दोनों को गुरु से मिलना था, सो मुलाकात हो गई। अब लड़ाई माफ करो, अपना अपना दिल साफ करो। गुरु इस लड़ाई से परेशान हो रहा था या मजे ले रहा था, ये बता पाना मुश्किल था। मैं आभा को पकड़ने के इतना पास आ गई थी, पर तुमने। दामिनी की आंखों में आंसू थे। वो अपने घोड़े पे चढ़ी और महल की तरफ वापस चली गई। भैरव ने उसके पीछे जाना चाहा, पर उसे गुरु से कुछ जरूरी बात करनी थी। पर जब वो मुड़ा तो गुरु गायब हो चुका था। भैरव ने भाग के इधर उधर देखा, पर गुरु उसे कहीं नहीं दिखा। भैरव कुछ दूर बढ़ा ही था कि सामने एक डाली से कोई चीज उसके सामने आ गिरी। भैरव पीछे हुआ तो सामने पेड़ की टहनी पर अपना घुटना फंसाए गुरु उल्टा लटका था। कुछ ढूंढ रहे हो तेजस्वी? तुम्ही को ढूंढ रहा था। गुरु पेड़ से कूदकर भैरव के सामने खड़ा हुआ तो वो पागल चुड़ैल सच कह रही थी। तुम ही हो तेजस्वी, जो इस दुनिया को काली शक्तियों से बचाने वाले हो? पता नहीं, अभी तो खुद को भी नहीं बचा पा रहा हूं। गुरु हंसा। ये लड़की और दिल के मामले में अच्छों के छक्के छूटते देखे हैं हमने। इससे परेशान मत हो, अभी रूठी है, अभी मान जाएगी। पर तुम्हारी हालत देख के लगता है कि प्यार के सफर में अभी नए हो। जहां तक मेरी समझ कह रही है, शायद ये पहली लड़ाई है। भैरव ने कुछ कहा नहीं, बस सर झुकाए रहा। अरे राजा, प्यार के सफर में ये पहली लड़ाई भी एक सीढ़ी होती है। इसका मतलब तुम एकदम ठीक जा रहे हो। भैरव आधे मन से मुस्कुरा दिया। ये राजा हुई ना बात। अब बताओ, क्या कर सकते हैं तुम्हारे लिए? क्यों मिलने आ रहे थे हमसे? दुनिया के रक्षक? क्या तुम्हें आदिवासियों की भाषा आती है? आदिवासी? हाँ, शायद तुम्हारे काम के ऊपर है। सीधी बात, आदिवासियों के मामले में हम कोई भी जोखिम नहीं उठा सकते। अगर सरल काम होगा तो करेंगे, वरना हम उन लोगों से जबरदस्ती की कोई दुश्मनी नहीं ले सकते, फिर चाहे वो तेजस्वी के लिए ही क्यों ना हो। कुछ दिनों पहले हम जंगल के अंदर आदिवासियों की सीमा में घुस गए थे। वहां हमारी मुलाकात उन लोगों से हुई, पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो दामिनी के बारे में कुछ जानते थे जो हमें नहीं पता। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम उनकी बात समझ के मुझे ये बता दो कि उन्हें दामिनी के बारे में क्या पता है। वो कुछ जानते हैं जो तुम नहीं जानते। इसका मतलब तुम्हारा मतलब सरदार की पत्नी से है, क्योंकि सिर्फ वही वो चीजें जानती है जो कोई नहीं जानता। हाँ, वही थी। उसी ने आगे बढ़कर दामिनी को छुआ था और सरदार को रोका था। पर वो तुम्हें कुछ भी नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि ये उनके हिसाब से प्रकृति के साथ छेड़छाड़ है।
वो समय के पहिए में आगे जरूर झुक सकते हैं, पर वो किसी को भी कुछ बता नहीं सकते, क्योंकि फिर वो आदमी समय के पहिए को रोकने की कोशिश कर सकता है। फिर बस एक ही रास्ता है, तुम्हें सरदार की पत्नी के दिमाग में घुसकर सच का पता लगाना है। गुरु, मजाक मत करो, सच बताओ, क्या कोई और रास्ता है? मैं मजाक नहीं कर रहा, बस यही एक रास्ता है, इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है तेजस्वी। पर ये कैसे संभव है, ये तुम पूछ रहे हो, जिसका पूरा जीवन ही असंभव चीजों से बना है। पर मैं करूंगा कैसे, वो तो बहुत आसान है। मुश्किल ये है कि अब सरदार की पत्नी को ढूंढोगे कैसे? क्या मतलब? मैं जानता हूं वो लोग कहां रहते हैं। तुम जानते थे कि वो लोग कहां रहते थे? मतलब वो झरने करने के पास रहते हैं। गुरु सर हिला रहा था। जब आदिवासियों के खेमे पे अजनबियों की नजर पड़ जाती है तो वो अपना पता बदल लेते हैं। इसका मतलब आदिवासी ने जगह बदल दी है। सिर्फ जगह ही नहीं, हो सकता है जंगल भी बदल दिया हो। पता करना पड़ेगा। ढूंढने पर तो ऊपर वाला मिल जाता है, लोग मन से ढूंढते ही नहीं। चलो, कुछ पता चलता है तो बताते हैं तुमको। तब तक रोते प्यार को मनाओ, जियो, खुश रहो और खाओ। पर हम तुमसे मिलेंगे कैसे? कहा ना, मन से ढूंढना, हम मिल जाएंगे। भैरव कुछ और कहता, तब तक गुरु वहां से हवा के झोंके की तरह जा चुका था। भैरव ने महल की तरफ रुख किया। उसे गुरु से मिलके हल्का सा लग रहा था, जैसे गुरु ने उसके कंधों पर रखा कोई भारी बोझ उतार के अलग रख दिया हो। भैरव जानता था कि अब आभा कुछ दिन तक दामिनी को परेशान नहीं करेगी। भैरव ने सुमन के राजकुमारी तक पहुंचने के सारे रास्ते काट दिए थे, इसलिए आभा भी अब राजकुमारी तक इतनी आसानी से नहीं पहुंच सकती थी। इसलिए अब कुछ दिन उसे अपने और दामिनी के रिश्ते को समय देना था। भैरव को गुरु की बात याद आई। प्यार के सफर में ये पहली लड़ाई भी एक सीढ़ी होती है। अब वक्त था दूसरी सीढ़ी का। पहली लड़ाई के बाद पहली बार मनाने का। भैरव के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। जब भैरव महल में पहुंचा तो वहां काफी भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। दामिनी विद्या को डांट रही थी। सुमन उसके साथ ही खड़ी थी। किसने कहा तुमसे कि सुमन हमारा खाना नहीं बनाएगी? मैंने, भैरव ने आगे बढ़ के कहा। भीड़ में सबकी नजरें अब भैरव पर थीं। और तुमसे किसने कहा? दामिनी का स्वर तीखा था। मुझे लगा। क्यों लगा? मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं राजकुमारी, आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। भैरव दामिनी को वहां से अपने कमरे में लेकर आया और आभा की नीले फूलों की हंडिया उसे दिखाई। ये तो विष अमृत। मैंने वेद जी से पूछा था, सुमन आपको पिछले कई दिनों से यही दे रही है। दामिनी कुछ देर हंडियों को ही घूरती रही, फिर गुस्से से पलटी और अपनी कमर में लगी तलवार निकालकर आगे बढ़ी। भैरव समझ गया कि राजकुमारी सुमन को जान से मारने के लिए आगे बढ़ी है। उसने दामिनी को रोकने की कोशिश की, पर दामिनी के सिर पर जैसे कोई जिद सवार हो गई। भैरव की नजर दामिनी की कमर में लटकी पोटली पर पड़ी, जिससे वो आभा को बेहोश करने वाली थी। भैरव ने झट से दामिनी को पीछे से पकड़ा और पोटली उठाकर दामिनी की नाक पर रख दी। दामिनी बेहोश हो गई। उसने दामिनी को अपने कमरे में लिटाया और कमरा बाहर से बंद करके महल में पहुंचा तो देखा सामने, उसके सामने दामिनी खड़ी थी। क्या सच में आभा ने भैरव से हार मान ली है? क्या उसकी धमकी सिर्फ एक गीदड़ भपकी है? क्या गुरु सच में भैरव का बोझ हल्का करने आया है? क्या दामिनी आभा के जाल से निकल आई है या किसी गहरे जाल में बुरी तरह फंस गई है? जानने के लिए सुनते रहिए